हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहली घटना तारों का टिमटिमाना, दूसरी घटना सूर्योदय तथा सूर्यास्त और तीसरी घटना किसी द्रव के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसकी फोर्थ घटना ले रहे हैं, किसी क्षण का मुड़ा हुआ दिखाई देना। किसी क्षण का मुड़ा हुआ दिखाई देना इसकी फोर्थ घटना है। किसी क्षण का मुड़ा हुआ दिखाई देना। मतलब कोई क्षण है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण। मतलब किसी क्षण को यदि हम कोई पात्र है और पात्र में द्रव भरा हुआ है और उस द्रव के अंदर रख दें, डुबा दिया जाए, तो क्या होता है कि वो डूबा हुआ जो भाग है, जो द्रव के अंदर वाला भाग है, वो हमें मुड़ा हुआ दिखाई देता है। मतलब ये हो गया, जब सघन माध्यम में रखी कोई वस्तु, जब सघन माध्यम, द्रव हमारे लिए सघन ही है क्योंकि बाहर वायु है और अंदर क्या है, द्रव है, पात्र में पानी भरा हुआ है। तो जब सघन माध्यम में रखी हुई कोई वस्तु विरल माध्यम से देखी जाती है, सघन माध्यम में रखी हुई किसी वस्तु को जब विरल माध्यम से देखा जाता है, तो यह प्रेक्षक की ओर विस्थापित, प्रेक्षक की ओर विस्थापित प्रतीत होती, मतलब विस्थापित हो जाती है। ये प्रेक्षक की ओर विस्थापित प्रतीत होती है। वही जैसे किसी पेंसिल को या पेन को या छड़ को, किसी भी वस्तु को अगर हम पानी से भरे पात्र के अंदर खड़ा कर दें, तो उसका जो पानी वाला जो पृष्ठ है, दोनों माध्यम को पृथक करने वाला पृष्ठ, वहां से अगर उसको देखा जाए, जो सघन माध्यम वाली वस्तु है वो थोड़ी तिरछी झुकी हुई दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि जैसे पेंसिल मुड़ी हुई है या पेन मुड़ा हुआ है। ये सब किसकी वजह से होता है? अपवर्तन के कारण ही होता है। देखते हैं हम यहाँ पर कोई डायग्राम लेकर देख लेते हैं। ये जैसे ये पात्र है, और इस पात्र में द्रव भर दिया जाए, द्रव भरा हुआ है इस पात्र के अंदर, ये हमने द्रव भर दिया इसमें। ये इस पात्र में पूरे में द्रव भरा हुआ है। ये पात्र है जिसमें द्रव भरा हुआ है। अब इसमें हम किसी छड़ को या पेंसिल को या किसी वस्तु को डुबो देते हैं। जैसे ये मैंने इसमें किसी छड़ या पेंसिल को डुबो दिया। जैसे देखते हैं हम, ये कोई पेंसिल वगैरह है जो इसमें डूबी हुई है। ये शेडेड अगर हम कर दें, ये पेंसिल हो गई जो इसके अंदर क्या हो रही है, डूबी हुई है। छड़ ले लें, छड़ ले लो, पेंसिल ले लो, ये इसमें डूबी हुई है। तो बाहर वाला माध्यम तो कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। और ये सघन माध्यम है। ये हम ले लें
ये पेंसिल का ए बी भाग है, और नीचे अगर लिखे तो ए बी सी, ये पेंसिल ले लो या छड़ ले लो, कुछ भी ली जा सकती है। ये वाला भाग है, ये ए बी भाग विरल माध्यम में है और बी भाग सघन माध्यम में है। तो जब यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, यहाँ से चलेगी तो ये अभिलंब की ओर मुड़ती है, यहाँ से चली ये अभिलंब, ये दोनों किरणें अगर देखें अपन तो ये अभिलंब से दूर हटती है, इधर की ओर हटेगी तो ये पीछे की ओर हमें नजर आएगी। इस जगह हम देखें इसको ध्यान से तो ये इसका कोना जो नोक है, नोक कहाँ पर नजर आएगी हमें, ये जहां पर है ये नोक इस जगह नजर आएगी कि कहां पर ये है, और ये यहाँ पर है। और ये यहाँ से झुकी हुई आती है, तो ऐसा लगता है कि ये कहां पर है, इस जगह नजर आती है। मतलब इसको अगर हम देखें यहाँ से लंब खींच के देखें, इसमें थोड़ा स्पष्ट और बना लें, हम यहाँ से लंब डालते हैं इस पेंसिल की नोक का, तो ये नोक इस जगह हमें नजर आएगी। ये बी और ये ई डैश कर दो, कहां पर क्या हो जाएगा यहाँ ई डैश, ये ई डैश। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमें मुड़ा हुआ नजर आएगा कि ये पेंसिल इस प्रकार से है। यहाँ वाला भाग यहाँ से हमें मुड़ जाएगा ये भाग, और यहाँ पर नजर आएगा ये इस प्रकार से। तो ये कि जब सघन माध्यम में रखी कोई वस्तु विरल माध्यम से देखी जाती है, ये सघन माध्यम में कोई वस्तु रख दी हमने, पेंसिल हो सकती है, पेन हो सकता है, छड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी छड़ टाइप हम कोई चीज इसमें डाल दें तो क्या होगा, जैसे ही जब सघन माध्यम में किसी वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु माध्यम में रखी जाती है, तो विरल माध्यम से जब उस वस्तु को देखा जाता है तो यह प्रेक्षक की ओर, जैसे प्रेक्षक है उसकी ओर विस्थापित नजर आती है, झुकी हुई नजर आती है, प्रेक्षक की ओर विस्थापित नजर आती है। अतः कोई पेंसिल किसी द्रव की सतह पर डूबी हुई या डुबो दी जाए तो क्या होगा, वह वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति जो है बी की जगह क्या नजर आएगी, बी से मुड़ी हुई नजर आएगी, और उसकी वास्तविक स्थिति क्या हो जाएगी, बीई डैश। ये वाली स्थिति वास्तविक स्थिति तो बी है, लेकिन एक क्या नजर आएगी अंदर, बीई डैश, मतलब तिरछी नजर आएगी, ये मुड़ी हुई नजर आएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं, जब सघन माध्यम में रखी हुई, जब सघन माध्यम में रखी कोई वस्तु को, जब सघन माध्यम में रखी किसी वस्तु को विरल माध्यम जब सघन माध्यम में रखी किसी वस्तु को विरल माध्यम से देखा जाता है, विरल माध्यम से देखा जाता है, विरल माध्यम से देखा जाता है तो यह प्रेक्षक की ओर विस्थापित प्रतीत होती है। तो यह प्रेक्षक की ओर और विस्थापित प्रतीत होती है। मतलब ये वस्तु है, इसको हमने सघन माध्यम में डाल दिया, विरल माध्यम से देख रहे हैं तो यहाँ वाला भाग इसका हमें टेढ़ा नजर आ रहा है, यही है। अतः यदि कोई पेंसिल किसी द्रव की सतह पर डुबो दी जाए, यदि कोई पेंसिल किसी द्रव
की सतह पर डूबी हुई या डुबो दी जाए। यदि किसी पेंसिल या छड़, छड़ यहाँ ले रखे तो छड़ भी लिखी जा सकती है, पेंसिल भी ले सकते हैं। यदि किसी पेंसिल या छड़, क्या है हमारे पास, पेंसिल या छड़, इसको क्या करते हैं हम, किसी द्रव की सतह पर, किसी द्रव यदि किसी पेंसिल या छड़ किसी द्रव की सतह पर डूबी हुई या डुबो दी जाए, छड़ किसी द्रव की सतह पर डुबो दी जाए, क्या करते हैं हमने, द्रव की सतह जिसको डुबो दिया, डुबो दी जाए, तो यह वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति बी से मुड़ी हुई नजर आएगी। तो यह क्षण अपनी वास्तविक स्थिति, वास्तविक क्या है इसकी, बीई, सघन माध्यम के अंदर वाली वास्तविक स्थिति बी से क्या होगी, मुड़ी हुई नजर आएगी। तो वास्तविक स्थिति बी से मुड़ी दिखाई देती है या मुड़ी हुई नजर आएगी। मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये हो गया हमारे पास किसी क्षण का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये भी अपवर्तन के कारण है। यह देख रहे हैं हम, ये कोई क्षण है जिसको हमने तिरछा पानी के अंदर किसी द्रव के अंदर डुबो दिया, तो जब इस क्षण को हम किससे, ये तो सघन माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम से देखते हैं तो ये क्षण का जो वास्तविक स्थिति बी, ये यहाँ से मुड़ी हुई नजर आएगी, मतलब इसके अंदर जो डूबा हुआ हिस्सा है, जो सघन माध्यम में जो हिस्सा है उस क्षण का, वो हमें टेढ़ा नजर आएगा, क्योंकि यहाँ चलने वाले प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी और अभिलंब से दूर हटेगी तो इधर की ओर जाएगी, इसको डॉट 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 पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ई की जगह कहां पर दिखेगा, एक हिस्सा में ई डैश पर, तो ये मुड़ी हुई नजर आती है। अगला, कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन, फोर्थ घटना इसकी, फोर्थ हो गई, फिफ्थ घटना है कांच की पट्टिका द्वारा, कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन, कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन। ये अपवर्तन जो है हमारे प्रैक्टिकल में भी है, कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन हम माइनर प्रैक्टिकल में करते हैं कि कांच की सिल्ली की मोटाई ज्ञात करनी होती है, पार्श्व विस्थापन ज्ञात करते हैं हम उसमें, तो ये उसमें काम आता है। इसको देखते हैं, पहले समझ लें, उसके बाद देखते हैं कि जब कांच की पट्टिका से अपवर्तन होता है तो क्या होता है, प्रकाश किरण जो होती है वो उसका 2 बार अपवर्तन होगा। कितनी बार अपवर्तन होगा, 2 बार। जैसे कांच की पट्टिका है, इधर समझे इसको ध्यान से, हम ये हमने कांच की पट्टिका ले ली, ये कांच की पट्टिका हो गई हमारे पास, कितनी भी मोटाई की ले लो, एक कांच की पट्टिका ले ली हमने, ये हमारे पास कांच की पट्टिका है। कोई भी नामांकन दे दें हम, ए बी सी डी, ये कांच की पट्टिका होगी। अब हम देखते हैं इसके एक माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है और वापस वायु है। सबसे पहले जब प्रकाश किरण यहां से चलेगी तो वो
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, मतलब वायु से कांच के अंदर जाएगी, तो विरल से सघन में जा रही है। दूसरा जो भाग है यहां से वापस दोबारा उसका अपवर्तन होगा, तो ये कांच से किसमें जाएगी, कांच से वायु में, मतलब सघन से विरल माध्यम में जाएगी। मतलब ये स्थिति है इसकी। ये हमने अभिलंब ले लिया, यहाँ पर ये अभिलंब खींच दिया मैंने, ये अभिलंब ले लिया। अब देखते हैं हम कि इसका दो बार अपवर्तन होता है, कैसे अपवर्तन होता है इस किरण का, वही देखने जा रहे हैं हम कि ये आपतित किरण है, ये आपतित प्रकाश किरण, कोई भी नामांकन हम दे सकते हैं। ये वायु है, यहाँ पर क्या है, ये वायु, ये बाहर वाला माध्यम वायु है, मतलब विरल माध्यम हो गया। ये कांच है, क्या ये कांच, ये सघन हो गया, और वापस जब बाहर आएगी तो वापस वायु है। तो हम देखते हैं यहां से कि सबसे पहली कंडीशन में जब किरण चल रही है, यहां पर देखिए हम, ये जो प्रकाश किरण है ये वायु से कांच के अंदर प्रवेश कर रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये किरण अभिलंब की ओर झुक गई, ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई। अपवर्तन में हमने पढ़ा है, जो प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक गई। ये पहला पृष्ठ से इसका अपवर्तन हो गया, यहाँ पर भी कांच का दूसरा भाग आ गया, तो यहाँ पर भी हम अभिलंब देखते हैं, ये अभिलंब है। अब यहाँ पर देखते हैं हम ध्यान से कि प्रकाश किरण अब कांच से, पहले तो आई थी विरल से सघन में, मतलब वायु से कांच में, अब कांच से वायु में जा रही है। कहां जा रही है, कांच से वायु में, तो ये आ गई सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, ये अभिलंब से दूर हट गई ये किरण, ये अभिलंब से दूर। यहां पर ये थी हमारे पास आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। ये हमारे पास है अपवर्तित किरण, और ये है हमारे पास निर्गत किरण। कौन सी किरण, निर्गत किरण, निर्गत किरण। ये हमारे पास अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब ये देखें हम यहाँ पर, ये आपतन कोण I1, ये अपवर्तन कोण R1, ये कोण R1 या आपतन कोण मान ले, ये हो गया हमारे पास दूसरा निर्गत कोण जिसको हम R2 ले लेते हैं, ये हो गया हमारे पास R2। ये कोण I1 है, इस कोण को I2 मान लो तुम, I2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि R1 और I2 क्या होंगे, अंदर वाले बराबर होंगे, क्योंकि क्या कंडीशन है कि दो समांतर रेखाओं को तिरक रेखा काटे जिस पर बने एकांतर कोण समान होते हैं। तो कोण I1 का मान जो है वही कोण R2 का है, मतलब क्या होगा, आपतन कोण वो निर्गत कोण के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम देखें इस किरण को, यदि किरण विचलित नहीं होती तो ये सीधी इधर से इस प्रकार से निकलती, इस प्रकार से किरण जाती, अगर विचलित नहीं होती तो ये किरण इस प्रकार से आगे बढ़ती, और ये कंडीशन जो है, ये जो किरण इधर जा रही थी लेकिन इसका विस्थापन कितना हो गया, इतना हो गया, तो ये वाला हिस्सा ही कहलाता है पार्श्व विस्थापन। क्या कहलाता है, ये पार्श्व विस्थापन, जो प्रैक्टिकल के अंदर हम ज्ञात करेंगे, पार्श्व विस्थापन। ये वाली किरण ही हमें बनानी होती है। हम क्या करते हैं, कांच की स्लेब ले लेते हैं और यहाँ पर दो आलपिन लगा देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपतित किरण बना रहा हूं मैं, यहाँ पर एंगल देगा वो कि हम अभिलंब बना देंगे, और अभिलंब के साथ हमने 30 डिग्री 35 डिग्री किसमें पूछता जा रहा है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जैसे सपोज में 30 डिग्री का कोण बना देंगे आप अभिलंब के साथ, और अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाकर एक लाइन खींच दी आपतित किरण यहाँ तक, और फिर उस आपतित किरण पर दो आलपिन में सीधी गाड़ दूंगा, और इस वाले भाग से उस आलपिन को देखते हैं, और उसी के सिर में दो आलपिन यहाँ पर हम लगाते हैं, तो चारों आलपिन हमें क्या होती है, एक सीधी नजर आएगी, एक सीध में ही चारों आलपिनें आएगी। तो वही आलपिनें लगाने के बाद फिर हम पिनों को निकाल लेते हैं, और फिर जब ये रेखा खींचते तो हमें इस प्रकार की निर्गत किरण प्राप्त
होती है। और ये एंगल और ये एंगल नापेंगे हम I1 और R2, तो दोनों बराबर होंगे और ये पार्श्व विस्थापन कांच की मोटाई के बराबर प्राप्त होता है। ये प्रैक्टिकल में हमें निकालना है, जो हम प्रैक्टिकल जब करेंगे उस समय इस चीज को समझाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको करते हैं। तो ये हो गया कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन। अभी तो ओनली थ्योरी है हमारे पास, तो हम देखते हैं कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन। जब कांच की पट्टिका से अपवर्तन होता है तो कितने बार अपवर्तन होता है इसका? 2 बार। आपतित किरण का 2 बार अपवर्तन होता है। पहला भाग, पहले तो प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी, एक बार अपवर्तन, फिर दूसरी बार कांच से वायु में वापस आएगी, तो ये दूसरा अपवर्तन। तो यहाँ पर माध्यम जो था वायु है, यहाँ पर माध्यम क्या है हमारे पास? पहले माध्यम वायु है, यहाँ पर माध्यम कांच है, ये माध्यम कांच है हमारे पास यहाँ पर। अब इसमें क्या है, अब देखते हैं हम कि थ्योरी लिख लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगी? एक आयताकार कांच की पट्टिका से, एक आयताकार कांच की पट्टिका से जब प्रकाश किरण गुजरती है, ये प्रकाश किरण क्या हो रही है? गुजर रही है, गुजरती है, तो इसका 2 बार अपवर्तन होता है। एक बार यहाँ पर और दूसरी बार बाहर निकलती है। जब 2 बार अपवर्तन होता है, यहाँ निर्गत किरण, आपतित किरण, ये निर्गत किरण और ये आपतित किरण दोनों क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? ये समांतर होती है। तो देखें, एक आयताकार, एक आयताकार कांच, एक आयताकार कांच की पट्टिका, कांच की पट्टिका, एक आयताकार कांच की पट्टिका से जब प्रकाश किरण गुजरती है, जब प्रकाश किरण गुजरती है, तो इसका कितनी बार? तो इसका 2 बार अपवर्तन होता है। गुजरती है तो इसका 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन होता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख चुके हैं। पहला भाग यहाँ पर अपवर्तन होता है, दूसरी बार वापस बाहर जाती है, तो यहाँ पर अपवर्तन होता है। यहाँ निर्गत किरण आपतित किरण की क्या होती है? समांतर, क्योंकि ये निर्गत किरण और ये आपतित किरण दोनों ही क्या है? समांतर है। ये तो आपतित किरण को अगर डॉट डॉट आगे बढ़ाए तो ये आ रही है, ये निर्गत किरण, दोनों क्या है? समांतर। यहाँ आपतित किरण, यहाँ आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है। यहाँ आपतित किरण या निर्गत किरण, या लिख लो यहाँ निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर, निर्गत पहले लिख लो, यहाँ निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। ये देखें हम डायग्राम में, ये निर्गत किरण है और आपतित किरण को डॉट डॉट आगे बढ़ाएं तो दोनों किरणें क्या है? समांतर है, समांतर होती है। अर्थात निर्गत कोण R2, निर्गत कोण R2, आपतन कोण I1 के क्या होगा? बराबर होता है। अर्थात निर्गत कोण R2 आपतन कोण I1 के बराबर है। मतलब आपतन कोण और निर्गत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। परंतु निर्गत किरण जो होती है, निर्गत किरण
आपतित किरण के सापेक्ष पार्श्व विस्थापित होती है। ये जो निर्गत किरण है, ये आपतित जो किरण है, इसके सापेक्ष पार्श्व विस्थापित, मतलब ये कहलाता है पार्श्व विस्थापित के मध्य का जो गैप है ये सब जगह से समान रहेगा। यहाँ नापोगे तो समान, यहाँ नापोगे तो समांतर है, तो ये कहलाती है पार्श्व विस्थापित होती है। और यही मान हमें प्रैक्टिकल में निकालना होता है कि ये मोटाई कितनी, ये दूरी कितनी आ रही है। तो यहाँ आगे और बढ़ा सकते हैं अपन, परंतु निर्गत किरण आपतित किरण, परंतु निर्गत किरण आपतित किरण के सापेक्ष क्या होती है, पार्श्व विस्थापित होती है। परंतु निर्गत किरण आपतित किरण के सापेक्ष पार्श्व विस्थापित होती है, पार्श्व विस्थापित होती है। मतलब यहां से ये इधर जाकर इसके समाप्त तो जाएगी, लेकिन ये इसके इधर की ओर होगी, विस्थापन हो जाता है इसका। ये थी हमारे कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन, जो कि हम प्रैक्टिकल में भी इस पार्श्व विस्थापन को हम ज्ञात करेंगे, इनके मध्य की दूरी। अब एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो टॉपिक हमने पहले पढ़ा है उसी के ऊपर ये न्यूमेरिकल है, इसको हम ले लेते हैं। यह आपकी बुक का ही एग्जांपल है, तो ये हम ले लें, प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंगदैर्घ्य, प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंगदैर्घ्य दी हुई हमें, कुछ भी मान सकते हैं अपन। यहाँ प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंगदैर्घ्य कुछ भी मान लो कि कितनी मान ले अपन, लगभग 6000 मान लेते हैं। 6000 एंगस्ट्रॉम है, कितनी ले ली अपने, 6000 एंगस्ट्रॉम है। ये कहां पर है, प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंगदैर्घ्य दे रखी कितनी हमें, 6000 एंगस्ट्रॉम, जो जल में 4500 एंगस्ट्रॉम, जो जल में 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, मतलब ये जो है ये जल में जाकर कितनी हो जाती है, 45 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो हमें किसका निकालना है मान, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको हम कर लेते हैं, इसके जस्ट बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो जल में 4500 मतलब 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले तो लिख लें हम, पहले तो क्या दे रखा है हमें, प्रकाश, क्वेश्चन पढ़ के पता करेंगे, प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंगदैर्घ्य, किसमें, वायु में तरंगदैर्घ्य कितनी है भाई, ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, वायु में तरंगदैर्घ्य कितनी दी हुई है हमें,
ये वायु मतलब एयर, लैम्डा ए कितनी है हमारे पास 6000 1000 एंगस्ट्रॉम। कितनी है ये 1000 एंगस्ट्रॉम। आगे बढ़े तो जल में 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो जल में तरंग दैर्घ्य कितनी दी हुई है, जल में तरंग दैर्घ्य, जल में तरंग दैर्घ्य दे रखी है हमें लैम्डा डब्ल्यू वाटर, ये दे रखी है हमें 4500 एंगस्ट्रॉम। और क्या दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जल में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि वायु में तरंग दे रही है तो वायु का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक हमें चाहिएगा। किसका, वायु का और जल का। तो देखिए क्या होता है, इसके लिए सोल्व करें हम, कितना आएगा। किसने पूछा, इसने जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास है। ऐसे हमें अपवर्तनांक की भी देख लेते हैं, आवश्यकता पड़ेगी या नहीं। ऐसा आवश्यकता नहीं है अपवर्तनांक की। देखो चूंकि सूत्र क्या है हमारे पास, हमने फॉर्मूला पढ़ा था N2 अपॉन N1 बराबर V1 अपॉन V2 बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ये फॉर्मूला पढ़ा था मैंने जब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक था। मतलब इसको हम बोल देते हैं N21 बराबर, ये फॉर्मूला था पूरा हमारे पास। N21 बराबर N2 अपॉन N1 बराबर V1 अपॉन V2 बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो अब यहाँ पर हम देखें कि जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, एक तो एयर है ऊपर, तो ये एयर और नीचे है जल, वाटर, ये वाटर। अब ये बात कर रहे हैं अपन किसमें, जल में प्रकाश की चाल, मतलब ये VW तुमसे पूछ रहा है और V एयर का मान हमारे पास होगा। तो ये पूछ रहा है, तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहला माध्यम क्या है हमारे पास, वो देख लो। पहला माध्यम क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर देखें हम ध्यान से, क्या है हमारे पास पहला माध्यम। पहला माध्यम तो यही आएगा, जल में पूछ रहा है, ये पहला और ये दूसरा माध्यम। तो जल में पूछा है तो क्या जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास। यहाँ पर एन से हमें मतलब नहीं है, केवल V1 अपॉन V2 बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, केवल हमें माध्यम देखने हैं। तो देखो V चूंकि इससे आ जाता है V, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही हो जाएगा। इसकी भी आवश्यकता नहीं है, हमें छोड़ दो माध्यम भी। केवल यहाँ पर ऊपर 1 है तो ऊपर भी पहला ही माध्यम आएगा, नीचे दूसरा माध्यम तो दूसरा माध्यम ही आएगा। तो देखो V एयर बटे V वाटर बराबर लैम्डा ए, क्योंकि 1 1 है ऊपर तो यहाँ ए है तो यहाँ भी आएगा ए, बटे लैम्डा W, ये आ गया। अब प्रकाश की चाल तो हम जानते हैं कितनी होती है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है, देखो यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल वो होती है हमारे पास, चूंकि VA बराबर 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि मैंने न्यूमेरिकल में तुम्हें बता रखा है। और हम जानते हैं कि W का मान मैंने वहां लिया था, कितना लिया था, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये 2,25,000 का मतलब हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आंसर तो ये आएगा, क्योंकि उस समय अपन ने, मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराए थे, पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जल का पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, वहां पर मैंने वैल्यू बताई थी इनकी। तो आंसर वही निकलेगा। देखें वैल्यू पुट कर दो केवल अब तो इसमें। VA का मान मेरे पास हो गया 3 इंटू 10 की घात 8, VW हमें फाइंड आउट करना है, लैम्डा ए दिया हुआ है हमें
6000 मीटर में कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या है, ऐसे भी एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा। और इधर 4500 एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, मीटर में बदलोगे जब भी कट जाता। अब 1 2 0 से 1 और 2 0 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास, कितना आएगा भाई, वर्ष गुणा कर दो, VW मल्टीप्लाई 60 बराबर 45 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 की पावर 8, ये आएगा। अब देखो ये VW 60 का भाग लगा दो, 45/60 इंटू 3 इंटू 10 की घात 8, काट दो इसको, 15 से 3 बार और 15 से 4 बार इंटू 3 इंटू 10 की घात 8। ऊपर कितना आ गया बेटा, 9/4 इंटू 10 की घात 8। VW हो गया हमारे पास, भाग लगाओ 9 के अंदर 4 का, 2 बार जाएगा 8 दशमलव, फिर 1 बचा, 2 बार गया 8, फिर गया 5 बार इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, जो मैंने बताया था, या किलोमीटर में बदलोगे तो VW दिस इज इक्वल टू 2 0 3 0 इधर ले लो तो कितना आ जाएगा, 5 0 ले लो, 3 को हटा दो तो 225 और 1 2 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये न्यूमेरिकल था, इसमें स्पष्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सबकी वैल्यू दे रखी है, अपन को केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए कि V1/V2 बराबर λ1/λ2। तुम ऊपर 2 वाले मान रख दो, नीचे 1 वाले मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम है, क्योंकि ऊपर 1 इधर 1 वाला मान है तो उधर भी 1 वाला माध्यम ही होगा, नीचे 2 वाला है तो 2 वाला, ऊपर 2 वाले कर दोगे तो नीचे 1 वाला माध्यम होगा। इसके बाद हमारा न्यू टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद हमारा न्यू टॉपिक चालू होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस न्यूमेरिकल को नोट कर लो पहले। हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। हम जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वह अभिलंब से दूर हट जाती है और आपतन कोण का मान जितना अधिक होता है, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण ये हो जाएगा, प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, आपतन कोण का मान जितना अधिक होता है, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण अभिलंब से उतनी ही दूर हटती है। बात यही हो गया, मतलब आपतन कोण का मान जितना अधिक करते जाएंगे, प्रकाश किरण अभिलंब से उतनी ही दूर हटती जाएगी। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते 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 हम इस स्थिति पे आ जाए कि प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम की जो अपवर्तक सतह है उसके समांतर गति करने लग जाए, उसके समांतर गति करें, मतलब आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो अपवर्तित किरण का मान बढ़ता जा रहा है। बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आई कि आपतन कोण का मान इतना कर दिया कि वो अपवर्तन बढ़ता 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 अभिलंब से दूर हटती जा रही है और जो अपवर्तक सतह है दोनों माध्यमों पर तक करने वाले पृष्ठ उसके समांतर ही गति करने लग जाए। तो ये जो आपतन कोण है इसको हम बोलते हैं ये जो आपतन कोण जो होता है इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। कौन सा कोण? क्रांतिक कोण। तो इसकी परिभाषा बन जाएगी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। और ये जो क्रांतिक कोण है, इस क्रांतिक कोण से यदि हम
आपतन कोण का मान बढ़ा दें, क्रांति कोण से हम आपतन कोण का मान ज्यादा कर दें, तो जो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी, वो किरण उस पृष्ठ से पूर्णतः क्या होगी, वापस परावर्तित हो जाएगी। वो फिर दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी, उसी माध्यम में वापस पूर्ण परावर्तित हो जाएगी। कब? जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा कर दिया जाए। ये कंडीशंस में तुम्हें समझा रहा हूं, देखें अभी समझ ले पहले, ये कंडीशंस है। 3 स्टेप में हम इसको समझते हैं। ये 3 स्टेप ले रहे हैं हम इसको समझने के लिए। ये अभिलंब है सभी का, ये अभिलंब, ये विरल माध्यम है, और ये नीचे वाला सघन माध्यम है। इसमें पिक से पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करेगी, विरल से सघन में नहीं आएगी। तो ये हमारे पास जो माध्यम है, ये हो गया हमारे पास माध्यम। विरल माध्यम, विरल माध्यम, और ये है हमारे पास सघन माध्यम। तो बाहर वाला माध्यम तो विरल माध्यम है, ये वाला सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम से, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये हम जानते हैं, जब ये सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब से दूर हट गई किरण। ये आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, और ये अपवर्तन कोण आर, ये अपवर्तित किरण। ये अभिलंब है, अभिलंब, ये आपतित किरण है। तो ये देखे हमने, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है। लेकिन जैसे मैं आपतन कोण का मान बढ़ाता जाता हूं, इसका मान बढ़ाता जाऊंगा तो इसका भी मान बढ़ता जाएगा। तो इसका मान बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति आएगी, जैसे मान बढ़ाया मैंने तो ये किरण इधर आ गई, फिर मैंने बढ़ाया ये किरण इधर आ गई, फिर मैंने बढ़ाया ये किरण आ गई। मतलब जितना मैं इसको इधर की ओर बढ़ाता जाऊंगा, ये किरण भी अभिलंब से उतनी दूर हटती जाएगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये किरण इसी जो अपवर्तक पृष्ठ है इनका, ये वाला अपवर्तक पृष्ठ, इसी अपवर्तक पृष्ठ के समांतर गति करेगी। ये अपवर्तक पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ है, ये अपवर्तक पृष्ठ। तो ये देखो दूसरी स्थिति में हम इसको समझ रहे हैं। ये हमारे पास अभिलंब है और ये वही हमारे पास माध्यम, वही एक ही कंडीशन को समझा रहे हैं दूसरे में। ये तो पहली कंडीशन, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती तो अभिलंब से दूर हटती है। अब इसका मान बढ़ाते जाते हैं और दूसरी कंडीशन को हम चेक करते हैं। यहां पर अब हम ये अभिलंब, अब यहां से अपन ने इसका मान बढ़ाया, इसका मान बढ़ाया तो इसका मान भी बढ़ेगा। और एक ऐसा मान बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जहां पर ये किरण, ये जो अपवर्तक पृष्ठ है इसके समांतर ही गति करेगी। मतलब ये कोण, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये जो आपतन कोण बनेगा ये होगा क्रांति कोण। क्या कहलाएगा, ये क्रांति कोण आईसी। क्या बोलते हैं इसको अपन, C फॉर क्रांतिक। तो ये आईसी, क्रिटिकल एंगल आईसी। ये कब होगी ये स्थिति, I इज ग्रेटर देन, सॉरी, I इक्वल टू आईसी हो गया। कब, जब ये अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। I बराबर आईसी के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। ये अपवर्तक पृष्ठ है, सही, ये सब फ्रंट में पहले लिख रखा है अपवर्तक पृष्ठ, सभी में अपवर्तक पृष्ठ है। अब तीसरी स्थिति,
ये वही अभिलंब, ये वही सघन माध्यम, प्रकाश किरण सघन माध्यम से ही चल रही है। ये प्रकाश किरण जब इसका मान, ये जो क्रांति कोण है, इस क्रांति कोण से आईसी का मान 90 डिग्री के लिए हो गया, कितना हो गया, इतना मान बढ़ा दिया कि ये अपवर्तक पृष्ठ के समांतरी चलने लग जाए, तो ये हो गया क्रांति कोण। यदि इस आईसी से इसका मान बढ़ा दो आई का, तो ये वापस जो किरण, ये आपतित जो किरण, इसका मान मैंने बढ़ा दिया किससे, क्रांति कोण से ज्यादा कर दिया, तो ये जो किरण है वापस इसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कब होगा ये, जब I इज ग्रेटर देन IC, जब इसका मान, ये कंडीशन हो गई, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होगा, जब जाके ये कंडीशन अप्लाई होगी, इसके पहले नहीं। तो ये वाली कंडीशन कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो हो रहा है यहाँ पर, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ये कंडीशन है हमारे पास। कैसे, पहली कंडीशन हम जानते हैं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण कहां से कौन से माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट रही है। लेकिन इस आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी, ये अपवर्तन जो कोण है उसका मान भी बढ़ता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये इस अपवर्तक पृष्ठ के समांतरी गमन करने लग जाएगी। तो ये जो कोण होगा जिसमें ये अपवर्तक पृष्ठ के समांतर गमन कर रही है, वो जो कोण होगा वही क्रांति कोण कहलाएगा। अगर यदि इस क्रांति कोण से भी ज्यादा मैं आपतन कोण का मान बढ़ा दूं, तो उस कंडीशन में ये किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी, मतलब पूर्णतः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तीन कंडीशन के आधार पर ये टॉपिक चलेगा। ये सभी में अपवर्तक पृष्ठ है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अपवर्तक पृष्ठ, ये सभी, ये तीनों चित्र आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लें, पहले थ्योरी लिख लेते हैं इसकी। जब कोई प्रकाश किरण, पहले तो टोटल डिटेल में लिखेंगे, फिर डायरेक्ट इन्वर्टेड कोमा में परिभाषा लिख लेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती, यहां से लिखाना शुरू करेंगे, ये तीनों कंडीशन इसमें लिखनी पड़ेगी हमें। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है या हट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आपतन कोण का मान जितना अधिक होगा, या आपतन कोण का मान जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, अपवर्तन कोण का मान भी उतना ही अधिक होगा। आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान जितना अधिक होगा, आपतन कोण का मान जितना अधिक होगा, अपवर्तन कोण का मान भी उतना ही अधिक हो जाएगा। आपतन कोण का मान जितना अधिक होगा या होता है,
अधिक होगा अपवर्तन कोण का मान उतना ही अधिक होता है। भाई आपतन कोण का मान जितना अधिक होगा अपवर्तन कोण का मान भी उतना ही अधिक होता है। और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण अभिलंब से क्या होगा, आपतन कोण का मान जितना अधिक होता है अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण, डायरेक्ट चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हैं अपन, आपतन कोण का मान जितना अधिक होगा अपवर्तन कोण का मान उतना ही अधिक होता है, जिससे डायरेक्टली लिख लो, बस ये रहने दो। चलो, आपतन कोण का मान जितना अधिक होगा अपवर्तन कोण का मान भी उतना ही अधिक होता है, और प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंब से उतनी ही दूर हटती है। और प्रकाश किरण अभिलंब से उतनी ही दूर हटती है। मतलब यहां से सबसे क्या अभिलंब से दूर हट रही है, जैसे जैसे हम इसका मान बढ़ाते जा रहे हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जा रहा है और प्रकाश किरण उतनी अभिलंब से दूर हटती जा रही है। यदि आपतन कोण का मान इतना अधिक कर दिया जाए, आपतन कोण का मान कितना अधिक कर दें, हम इतना अधिक कर दें कि ये इसी पृष्ठ के अपवर्तक पृष्ठ के समांतर जाने लगे तो कोण क्या कहलाएगा, क्रांति कोण कहलाता है। तो आगे लिख सकते हैं हम, यदि आपतन कोण का मान, किसका मान, आपतन कोण का, यदि आपतन कोण का मान इतना अधिक कर दिया जाए, इतना अधिक कर दिया जाए, यदि आपतन कोण का मान इतना अधिक कर दिया जाए कि प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम की सतह पर, इतना अधिक कर दिया जाए कि प्रकाश किरण उसी माध्यम की अपवर्तक पृष्ठ के समांतर, क्या डायरेक्ट लिख लो, तो प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ के समांतर गति करे, ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है। यदि आपतन कोण का मान इतना अधिक कर दिया जाए कि प्रकाश किरण उसी माध्यम के अपवर्तक पृष्ठ के समांतर, उसी माध्यम के अपवर्तक पृष्ठ के समांतर गति करे। यदि आपतन कोण का मान इतना अधिक कर दिया जाए, आपतन कोण का मान इतना अधिक कर दिया जाए कि प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम की अपवर्तक पृष्ठ के समांतर गति करे, तो इस आपतन कोण को ही करे, तो इस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। कौन सा कोण, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे आईसी, या तो आपतन कोण और सी क्रांति का, आईसी से प्रदर्शित करते हैं, आईसी से प्रदर्शित करते हैं। क्रांति कोण मतलब हो गया क्रिटिकल एंगल, C4 आईसी लगाया है, C4 क्रिटिकल मतलब क्रांतिक, और एंगल मतलब आईसी क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल, इसलिए इसको आईसी से प्रदर्शित हम कर रहे हैं। या दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं,
दूसरी परिभाषा भी लिखी जा सकती है, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो या हो जाए, उसी हम क्रांति कोण कहते हैं। अब हम लिख रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश किरण, क्योंकि नेचुरल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये कंडीशन कर लिया अपन, देख ली, ये देख ली, अब इसके लिए चल रहे हैं। क्या हो जाएगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलती हुई विरल माध्यम के किसी पृष्ठ पर, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में संचरित होती हुई या चलती हुई, संचरित होती हुई, जब प्रकाश किरण, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में संचरित होती हुई विरल माध्यम के किसी पृष्ठ पर, विरल होती हुई किसी पृष्ठ पर, संचरित होती हुई विरल माध्यम के किसी पृष्ठ पर क्या होती है, किसी पृष्ठ पर क्रांति कोण से अधिक कोण पर, पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, मतलब इसका मान कितना हो जाए आपतन कोण का, क्रांति कोण से अधिक, क्रांति कोण से अधिक कोण पर क्या हो, क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात किसी पृष्ठ पर क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात होती है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में, प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में, मतलब जब क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, माध्यम में पूर्णतः परावर्तित, पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, पूर्णतः वापस क्या हो, ये यहाँ पर वापस इसी माध्यम में पूर्णतः क्या हो गई, परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं अपन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना को प्रकाश का, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये परिभाषा है हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, और इंपॉर्टेंट भी है। क्या ये इंपॉर्टेंट परिभाषा भी है।
मूढ़ांति परावर्तन पूछ ले, क्रांति कोण की परिभाषा पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। अपवर्तन के नियम से अब इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे और आज क्लास हम यही ड्रॉप करेंगे। इसको आपको रिटर्न करना है, लिखना है, ओनली थ्योरी है। मैंने जहां तक है उसको क्लियर कर दिया है। ठीक है, थैंक्स।